आपसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और 10 सेकंड आपको देंगे ताकि आप अपना जवाब दे सकें। पुनः मैं उसका जवाब आपको बताऊंगा। मैं लगभग 1 महीने से प्राय YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूं और इस 1 महीने के अंतर्गत हमने लगभग 25 वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपके समक्ष रख दिया है, जिसे आप जब चाहें 1 नंबर से लेकर 25 नंबर तक देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बताए हैं। दूसरा हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताए हैं। तीसरा हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बताए हैं और आगे हम आपको बताने जा रहे हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशंस का भी एक वीडियो आपके बना कर दिया है। आज मैं आपका ट्रायल बैलेंस वर्सेस फाइनल अकाउंट बताऊंगा, लेकिन बताने के पहले हम आपसे 2-4 बातें शेयर करना चाहते हैं। अभी तक हमने बच्चों को अपना परिचय नहीं दिया, तो आज सोच रहे हैं कि मैं अपना परिचय आपको दे दूं। तो मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद है। मैं 41 वर्षों से प्राय शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूं। मैं एफिलिएटेड कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज एंड CBSE स्कूल में भी काम कर चुका हूं और आज मैं अवकाश प्राप्त हूं, फिर भी विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम आज भी हम जारी रखे हुए हैं। कहना यही चाहते हैं कि आप जो भी वीडियो में पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आप कंटेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक साधन नहीं है। मैं कोई डिजिटल राइटिंग पैड का प्रयोग नहीं करता हूं, न कोई डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करता हूं, अर्थात बहुत ही सीमित साधन से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो स्वाभाविक रूप से है थोड़ी बहुत वीडियो में त्रुटियां आती है, उन त्रुटियों को आप नजरअंदाज करेंगे और साथ ही साथ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद करना है तो आप कंपेयर करना सीखिए। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा। कंपेयर का मतलब YouTube पर बहुत सारे वीडियो हर एक टॉपिक्स पर बनाया गया है, अर्थात हम चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखकर हम जो कंसेप्ट आपको देते हैं, क्या कोई और वीडियो में इस प्रकार के कंसेप्ट दिए जा रहे हैं अथवा नहीं। अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर दिया जा रहा है तो आप हमें सिर्फ कमेंट करके बताइए कि कंपेयर करने पर आपसे भी एक अच्छा कंसेप्ट हमको इस वीडियो में मिला है। वह वीडियो आप हमको कमेंट में लिखिए, नाम लिखिए, अपना नंबर लिखिए और हमने पढ़ो और जीतो। दैट मीन्स इसको पढ़ने के बाद और भी वीडियो में पढ़िए और आप 2500 रुपया तक का एक सम्मानित राशि जीत सकते हैं। अर्थात यह ऑफर मेरा हर एक टॉपिक्स के साथ रहेगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक्स में हर एक चैप्टर के अंतर्गत एक नए कंसेप्ट को लेकर उपस्थित होऊंगा जो प्रायः किसी बुक से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात दैट इज माई ओन कंसेप्ट। हम इसको अपना कंसेप्ट कहते हैं क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को बनाया है और इस कंसेप्ट को बनाने में उन सारी बातों को ध्यान में रखा है जो एक विद्यार्थी को प्रायः अकाउंटिंग समग्र रूप में अच्छी तरह से समझा सकता है। अर्थात इसीलिए आज मैं अपना परिचय देना आवश्यक समझा हूं कि मैं अपना परिचय देते हुए आपके समक्ष एक प्रस्ताव पढ़ो और जीतो 2500 रुपया। अर्थात यह तभी आप कर सकते हैं जब आप मेरे वीडियो को इंफीरियर फ्रॉम दैट सुपीरियर, अर्थात कोई सुपीरियर कंसेप्ट से हमारे वीडियो को इंफीरियर साबित कीजिए और जीतिए 2500 रुपये का। तो मस्ती से पढ़िए भी और जीतिए भी। आपके सामने ये खुला ऑफर है। अगर मेरा कंसेप्ट
अगर आपको बहुत अच्छा लगता हो, अन्य से वाकई में ये भिन्न लगता हो, तब हमारे फीस के रूप में जो बार बार कहते हैं कि आपको कोई फीस नहीं देना है, लेकिन अब सब विद्यार्थी इतने ही कंजूस हैं कि आप अपनी उंगली के द्वारा एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन आपको करना होगा। जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर दिन रात काम नहीं करूंगा। अतः बच्चों और छात्रों से दूसरा यह भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों को हम भी देखते हैं, अर्थात हम भी अपने वीडियो को कंपेयर करते हैं। नहीं करते हैं ऐसी कोई बात नहीं, कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करने से ही अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। अन्यथा कंपेयर नहीं करने के बाद आप जिसको पढ़ना है दैट इज वेरी गुड, वही सबसे अच्छा है। अर्थात जब दूसरे को आप पढ़िएगा तभी तो आप दोनों में इन बिटवीन कंपेयर करेंगे, तब कहिएगा नहीं दैट इज सुपीरियर फ्रॉम दैट वीडियो। इस प्रकार से कंपेयर करना भी प्राय विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना कंपेयर के न तो किसी टीचर्स का चुनाव किया जा सकता है, न तो किसी वीडियो का चुनाव किया जा सकता है। इसलिए हमेशा कंपैरिजन, तुलना करें, अर्थात एक के साथ दूसरे में इसकी तुलना करें, तब आप तय करें। और आपको वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। अर्थात आप मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए यह तीनों काम अवश्य करेंगे, ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द अधिकाधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और इसका लाभ अन्य विद्यार्थी भी उठा सके। स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही गंगा भरता है, अर्थात आपके द्वारा एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब गंगा में एक बूंद के समान होगा, लेकिन यह न जाने कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात मुझे आज इतना एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में जरूर कहना था। अर्थात हम रात दिन आपके लिए रोज डे टू डे एक वीडियो आपके समक्ष बनाकर रखेंगे। यह 11th का क्लास अभी चला रहे हैं। अर्थात 11th का जब ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट का समाप्ति हो जाएगा, तब हम अन्य प्रकार के एक एक वीडियो डालेंगे। अर्थात जो बीकॉम के लिए भी होगा, सीए के लिए भी होगा। अर्थात हम जितना विषय पढ़ाते हैं वह अकाउंटिंग, जिसको बुक कीपिंग आज हम कह रहे हैं 11th में, बुक कीपिंग भी हम पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट भी पढ़ाते हैं, स्पेशलाइज्ड अकाउंट पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ाते हैं, टैक्स अकाउंट पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, इस प्रकार कॉस्ट अकाउंट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट, बीएसटी पढ़ाते हैं, ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, कॉमर्शियल लॉ पढ़ाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम आपको बहुत सारी विषयों को पढ़ा सकते हैं। वही इकोनॉमिक्स, जब आप डिमांड करिएगा तो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। ये सब मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आफ्टर दी फाइनल अकाउंट हम आपके फिनेंशियल अकाउंट, स्पेशलाइज्ड अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्स अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स जैसे विषयों पर काम करेंगे और हर रोज एक नया नया चैप्टर आपके सामने लाकर रखेंगे। तो बच्चों, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। आज हम अपना ट्रायल बैलेंस पूरा कर रहे हैं।
ट्रायल बैलेंस। इसके अंतर्गत जो 11th के स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन जो 12th है या उसके ऊपर हैं उससे मैं प्रश्न अवश्य करूंगा। ट्रायल बैलेंस, सबसे पहला क्वेश्चन जिसके लिए आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या है? आपका समय समाप्त हो गया। ट्रायल बैलेंस, अपने मन में ही प्राय उत्तर को ढूंढिए कि हम ये उत्तर कहना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष होकर आप हमें उत्तर दें। आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से उसका मिलान कीजिए और अपने आप में संतुष्टि प्राप्त करें कि वास्तव में मैंने जो उत्तर सोचा था बिल्कुल लगभग वही उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस प्रायः खातों के डेबिट और क्रेडिट शेषों के आधार पर बनाया गया एक विवरण है जिसका प्रमुख मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य खाते संबंधी अशुद्धियों को पता लगाना, दैट मीन्स अर्थमेटिकल एरर्स, मैथमेटिकल एरर्स का पता लगाना, और दूसरा तलपट बनाने से प्राय आगे की क्रिया को आसानी से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात यह प्रबंधकों को बहुत आगे की क्रिया को करने में लाभ पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या तलपट बनाना अनिवार्य है? आपका समय समाप्त हो गया, अर्थात तलपट बनाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसकी महत्ता को ध्यान में रखकर यह तलपट बनाया जाता है। और तलपट किसी खाता बही में नहीं बनाया जाता है। तलपट बिल्कुल एक सादे कागज पर बनाया जाता है, सादा कागज पर। इसे खाता बही के किसी पृष्ठ पर नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम रोजनामचे के किसी पृष्ठ पर तलपट को बना सकते हैं। तो इस प्रकार तलपट बनाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसकी विशेषता के कारण आगे की क्रिया को आसानी पूर्वक संपन्न कर सके, इसीलिए इस तलपट को प्राय सादे कागज पर या रोजनामचे के किसी पृष्ठ पर बना दिया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन, क्या तलपट कोई खाता है? तो इसका उत्तर है कि तलपट कोई खाता नहीं है। न तो इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाए जाते हैं, न तो कोई नियम इसमें लगाया जाता है। सिर्फ इसके खातों के शेष के डीआर भाग और सीआर भाग के द्वारा प्राय तलपट का मिलान किया जाता है। यह न तो प्रिंसिपल्स बुक्स है न तो सब्सिडियरी बुक्स है, अर्थात हमारे पास दो ही प्रधान बही होती है, जिसको एक प्रधान बही कहते हैं और दूसरा सहायक बही कहते हैं। अर्थात हमारा तलपट इन दोनों में से कोई नहीं है। चौथा क्वेश्चन, क्या तलपट बनाने के लिए बुक कीपर की आवश्यकता होती है? बुक कीपर दैट मीन्स जो रोजनामचे बनाते हैं, जो खाते बनाते हैं। हम पहले ही कहते हैं कि दैट इज ए क्लर्कियल जॉब, अर्थात पुस्तपालक इसको कहा जाता है। यह तलपट पुस्तपालक के द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। और इस अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाने पर प्राय तलपट में अशुद्धियों का पता लगाया जाता है, तत्पश्चात उसका सुधार किया जाता है। अगर सारी अशुद्धि का सुधार नहीं होता है तो तलपट का मिलान जबरदस्ती कर दिया जाता है थ्रू दिस सस्पेंस अकाउंट रखकर। इस प्रकार तलपट तैयार हो जाता है। दूसरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी प्राय तलपट बनाने की क्रिया में ही आता है। जब कैशबुक हमारे बैंक के पासबुक से कंपेयर नहीं होता है, मिलता नहीं है,
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर प्राय कैश को रेक्टिफाइड किया जाता है। अर्थात कैश को रेक्टिफाइड अर्थात यह दोनों क्रिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जस्ट लाइक ए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। अर्थात ये दोनों क्रियाएं करने के बाद हमारा तलपट पूरा हो जाता है, तब इसी तलपट का प्रयोग प्राय हम फाइनल अकाउंट को बनाने में करते हैं। तो अच्छी तरह आप तलपट के बारे में समझ गए हैं। एज ए डेफिनेशंस के रूप में आप कह सकते हैं तलपट के और भी कई नाम लिए जा सकते हैं। तलपट को परीक्षण तालिका भी कहते हैं, तलपट को तुलन पत्र भी कहते हैं, तलपट को कच्चा चिट्ठा भी कहते हैं। अर्थात मेरे दृष्टिकोण से यह मेरा विचार है कि इसे तलपट न कहकर ज्यादा अच्छा होता छात्रों के लिए कि इसे परीक्षण तालिका कहा जाता, क्योंकि तलपट में कोई मीनिंग नहीं निकल पाता है, लेकिन परीक्षण तालिका में वो सारे मीनिंग मौजूद है जिसके लिए हम तलपट को बनाते हैं। तो बच्चों ये तलपट की कहानी है। आप तलपट के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि तलपट बनाना कोई अनिवार्य काम नहीं है। अर्थात इसे एक सादे कागज पर या रोजनामचे की किसी एक पृष्ठ पर बना लिया जाता है ताकि फाइनल अकाउंट बनाने में सुविधा हो। अब यह तलपट बनाया जाता है, बहुत ही आसान है इसको तलपट बनाने के लिए। इसमें अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक डीआर अमाउंट होता है, एक सीआर अमाउंट होता है। अर्थात खाते के जो शेष नाम में, अर्थात शेष का मतलब हमेशा बीडी होता है, सीडी नहीं होता है, क्योंकि सीडी केवल फाइंडिंग आउट बैलेंस होता है। असल में जो बैलेंस होता है वह बैलेंस बीडी ही होता है। इसमें भी एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई बैलेंस सीडी कैरीड एज बैलेंस बीडी, अर्थात सीडी को बीडी में क्यों लाया जाता है। तो इसका साफ उदाहरण है कि अगर डेबिट का योग 5000 है, क्रेडिट का योग 4000 बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसको 5000 करने के लिए 1000 सीडी निकल जाता है और यही सीडी बीडी बन जाता है 1000 रुपया। अर्थात यह डेबिट का अधिक्य है न कि क्रेडिट का। इसीलिए बैलेंस सीडी को हमेशा बीडी में लाकर रखा जाता है, इसलिए कि यह जिसका बैलेंस है उसी के खाते को शेष में दिखाना चाहिए। अर्थात मजबूत 5000 है न कि 4000 है। अर्थात यह सीडी बैलेंस 1000 इस 5000 का बैलेंस है, इसीलिए सीडी को कैरिड एज बीडी का लाकर लिखते हैं। तलपट कब बनाया जाता है? तलपट प्राय एक विशेष तारीख पर बनाया जाता है और वह तारीख प्राय एंडिंग ईयर होता है। एंडिंग ईयर का मतलब या तो दिसंबर 31 होता है या मार्च 31 होता है, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। लेकिन बड़े बड़े व्यापार जो होते हैं वह हमेशा फाइनेंशियल ईयर का प्रयोग करते हैं, अर्थात 31 मार्च को बनाए जाते हैं। जबकि कि तलपट कभी भी बना लिया जाता है। तलपट प्राय एक साल के अंतर्गत 12 बार बनाए जाते हैं। मीन्स हर एक माह का अलग अलग शेष निकालकर कैरिड एज बीडी करके आगे ले जाया जाता है। अर्थात जनवरी के बैलेंस को फरवरी के बैलेंस में लाया जाता है, फरवरी के बैलेंस को मार्च में लाया जाता है। और ऐसा करने के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि प्राय अंकों को जोड़ने में सुविधा होती है, अन्यथा पूरा वर्ष भर का तलपट खातों का शेष एक से अनेक पृष्ठ पर आ जाने के बाद प्राय इसको जोड़ने और घटाने में दिक्कत होता है। इसीलिए खाते
मासिक रूप से जोड़े जाते हैं, जबकि तलपट वार्षिक रूप से बनाए जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि तलपट एक विशेष तारीख पर बनाया जाता है। तलपट की विशेषताएं होती हैं, तलपट की विशेषताओं को भी समझना है। जैसे हम लिखते हैं प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और बहुत सारे संपत्तियों को हम लिख सकते हैं। फर्नीचर, कुछ एग्जाम्पल स्वरूप हम लिख दिए हैं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। अर्थात ये सब क्या होता है? ये सब होता है रियल अकाउंट। ये जितने भी है रियल अकाउंट होते हैं, और यह एक शब्द में प्रायः फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। फिक्स्ड एसेट्स किसी भी व्यापार में संपत्तियां दो वर्गों में विभाजित होती है, अस्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति के रूप में। यह रियल अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए तलपट तक पहुंचा है। फिर इसके बाद स्टॉक होते हैं, डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम होते हैं, अर्थात ये सब भी होते हैं। ये सब करेंट एसेट्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? करेंट एसेट्स। अर्थात इसकी भी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो आप समझिए ये डेटर्स है, ये सब पर्सनल अकाउंट है। केवल स्टॉक को ऊपर ले लीजिए तो यह डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब पर्सनल अकाउंट का बोध कराता है। क्या कराता है? पर्सनल अकाउंट्स का बोध। इस प्रकार रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंतर्गत जो बच गया वह सब नॉमिनल अकाउंट का बोध कराएगा। और नॉमिनल अकाउंट को संक्षिप्त रूप में हम क्या कहते हैं? खर्च एवं हानि। बस अब इस तलपट में आप जितना भी देखिएगा वह खर्च अथवा हानि का बोध कराता है। इस प्रकार इसके डीआर साइड में प्राय तीनों खाते के शेष आते हैं। इसमें पार्टिकुलर में नेम ऑफ द अकाउंट लिख दिया जाता है। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किताब में इशारे मौजूद होते हैं। असल चीज कंसेप्ट को समझना है। बच्चों, आज मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक मजबूत कंसेप्ट दूंगा, अर्थात किसी एक्सरसाइज को हल करना, अकाउंटेंसी के एक्सरसाइज को हल करना बड़ा ही कठिन काम होता है, क्योंकि इसके हिसाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। अर्थात हम एक ऐसा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा कि आप कोई भी हिसाब को आप स्वयं ही बना सकते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज मुझे कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैं एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज का मतलब बहुत सारे टीचर एक क्वेश्चन लेते हैं, पेज पर लिख कर आते हैं, खाना बना देते हैं, खाना बनाने के बाद पूरे एक हिसाब को बनाते बनाते उनका 1 घंटा से अधिक का समय निकल जाता है। आप सीखते कुछ नहीं है, आप सिर्फ बनाना सीखते हैं। समझने का कोई बैकग्राउंड आपके पास नहीं होता है। अगर आपके पास समझने की शक्ति आ जाए तो आपको मैं एक्सरसाइज हल करके नहीं दूंगा, बल्कि आपको हमेशा कंसेप्ट पर फोकस करना है। जितना बढ़िया से आप कंसेप्ट को समझ जाइएगा, हिसाब बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां आकर इधर क्रेडिट में क्या रहता है? कोई रियल अकाउंट नहीं रहता है। रियल अकाउंट का एक भी आइटम प्राय तलपट के क्रेडिट में नहीं पाया जाता है। पर्सनल अकाउंट अर्थात सिर्फ तलपट के क्रेडिट में केवल
पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के ही बैलेंस पाए जाते हैं और कोई भी रियल अकाउंट का बैलेंस नहीं पाया जाता है। अर्थात खर्च के रूप में कुछ मौखिक अगर कर दें तो सैलरी है, इंटरेस्ट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, हानि के रूप में बैड डेट है, डिस्काउंट है, अर्थात क्रेडिट। इसी प्रकार की ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट के रूल्स पर यह खर्च एवं हानि डेबिट की ओर लिखा जाता है, तो लाभ एवं प्राप्ति क्रेडिट में लिखा जाता है। और ऐसे ऐसे आइटम से प्राय 12th या ऊपर के स्टूडेंट बिल्कुल वाकिफ होंगे। अर्थात 11th स्टूडेंट जो अभी 10 to 11th में प्रवेश किए हैं उसके लिए शायद यह समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर वाले विद्यार्थियों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दैट इज द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रियल अकाउंट भी होते हैं, पर्सनल अकाउंट भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी होते हैं। अर्थात इतने ही खाते, प्राय 3 ही खातों के शेष, सो मेनी नेम्स ऑफ अकाउंट, अनेकानेक नाम के खातों से जाने जाते हैं। अर्थात कुल 100 डेबिट में आइटम हो सकते हैं, लेकिन 100 का अगर हम बंटवारा करें तो उसमें 1/3 रियल में चला जाएगा, 1/3 पर्सनल में चला जाएगा और 1/3 नॉमिनल में चला जाएगा। और इस प्रकार से कुल तलपट हमारा डेबिट पक्ष दिखा देता है। दूसरा क्रेडिट की ओर बता दिए, कोई रियल अकाउंट तलपट का नहीं होता है। तलपट के क्रेडिट में कोई भी रियल अकाउंट का शेष नहीं आता है। जो भी शेष आता है वह पर्सनल अकाउंट का आता है। कुछ नाम स्वरूप आपको बता देते हैं, पुनः फाइनल अकाउंट में तो इसको काम करेंगे ही। पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, दैट इज पर्सनल अकाउंट। बैंक लोन पर्सनल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट, बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड इनकम पर्सनल अकाउंट। ये सारे या तो फिक्स्ड लायबिलिटीज के रूप में होते हैं या करेंट लायबिलिटीज के रूप में होते हैं। फिक्स्ड लायबिलिटीज का मतलब जिसका भुगतान एक लेखांकन अवधि में नहीं बल्कि लंबे समय के अंतराल पर किया जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब जिसका पेमेंट, जिसकी वापसी मोर देन 1 ईयर में होगी, और शॉर्ट टर्म लोन का मतलब जिसकी वापसी लेस देन 1 ईयर में होगी। अर्थात इस प्रकार से लायबिलिटीज में कैपिटल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ऑल आर रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। ये सब व्यक्तिगत खाते का ही उदाहरण है। दूसरा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट, अर्थात वे सारी आय जो प्राय नॉमिनल अकाउंट के होते हैं वह भी तलपट के क्रेडिट में, और जो खर्च होते हैं वह तलपट के डेबिट में लिखे जाते हैं। तो हमको जैसा लगता है कि शायद अब आपको तलपट को समझने में अथवा तलपट को बनाने में भी कोई त्रुटियां नहीं रही होगी, आप समझ रहे होंगे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बिल्कुल आप बातों को समझ रहे होंगे। तो आज मैं आपको तलपट की पूरी जानकारी दे दिया हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपका उत्तर सेम डे में देंगे, लेट भी नहीं देंगे। जिस दिन आप कमेंट कीजिएगा उसी दिन आपके उत्तर को मेंशन कर दिया जाएगा। और बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता हो, कंसेप्ट समझिए और कंसेप्ट को कंपेयर कीजिए, और कंपेयर के पश्चात
अगर लगे कि नहीं मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं गिनती नहीं करना, एक एक इकाई को गिनना, ये सब बच्चों के समय को बर्बाद करना होता है। अर्थात कंसेप्ट को समझिएगा, फिर मैं आपको तलपट जब हम फाइनल अकाउंट के रूप में सामने में रखेंगे या लाएंगे कि तलपट के हर एक आइटम को हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में बताते भी रहेंगे। अतः अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, इन कंपैरिजन ऑफ दैट अदर्स, देयरफॉर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे। आज तक के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट।